हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2025 का 24 जनवरी का जो शिफ्ट 2 था फिजिक्स का, उसी तरह का रहा जैसे पिछले 5 शिफ्ट रहे थे। तो पेपर जो है फिजिक्स का बच्चों, जैसा आपने देखा स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर ही आ रहा है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, होलो स्फीयर भी है, दे आर रोलिंग डाउन प्योरली इक्वल। ओके, जो यहां पर जो है प्योर रोलिंग हो रही है ऐसा कहा गया है, इक्वल डिस्टेंस ऑन सेम इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इफ यू रिमेंबर, तो आप लोग क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसके अंदर इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरह से आता है। अगर आपने देखा होगा तो पिछले शिफ्ट के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो यहां पर जो है ये 1 प्लस यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय mr², इस तरह से आपका रिजल्ट बन जाता है, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का निकल के आता है। अब जरा चेक करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के टाइम को t1 कहा गया है, तो हमें यहां पर पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr² है, होलो स्फीयर का जो है 2/3 mr² है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का छोटा होता है, होलो स्फीयर का जो है बड़ा होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा है तो उसका एक्सेलरेशन छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ होलो स्फीयर। इसके अलावा अगर आपको याद है तो टाइम जो होता है इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आने का, वो ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेटेस्ट से मैं कह रहा हूं कि लेंथ एल नीचे आ रहा है, डिवाइड बाय वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका एक्सेलरेशन बड़ा है वहां पर टाइम छोटा हो जाता है। दैट इज द वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो होलो स्फीयर के अंदर जो टाइम है वो बड़ा होगा, होलो स्फीयर इज द सेकंड वन, सो दैट इज वाई ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व किया। नेक्स्ट इज अगेन रोटेशन का ही यहां पर क्वेश्चन था बच्चों। इसके अंदर कहा गया है कि सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। ट्रांसलेशन की वजह से बच्चों हाफ mv² होती है, एंड रोटेशन की वजह से हाफ i ω²। ठीक है, देखिए यहां पर कह रखा है सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहां पर 2/5 mr² हो जाता है। ठीक है, अब प्योर रोलिंग का सिचुएशन है तो हम यहां पर ओमेगा की जगह v/r डाल सकते हैं, और उसका स्क्वायर भी हमें करना था, तो r² से कैंसिल आउट हो जाता है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, मास कैंसिल आउट हो जाता है, वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाती है। वी कैन सी दैट द फाइनल आंसर इज 5/2। देयरफॉर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। देखते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम बच्चों। यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g। आपको पता होना चाहिए कि भाई g की वैल्यू जो होती है हम gm/r² देते हैं। कहा गया है दैट कोई एक नया प्लेनेट है जहां पर डायमीटर 1/3 है, डायमीटर 1/3 है तो रेडियस भी 1/3 हो जाता है, एंड सेम मास एज दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मास सेम है, तो नए प्लेनेट पे g की वैल्यू देखो क्या होगी, g' इज इक्वल टू gm, रेडियस की जगह r/3 हमने डाला, तो 9 टाइम्स ऑफ gm/r² बन जाता है, जिसे हम 9 टाइम्स ऑफ g कह देते हैं। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं n की वैल्यू यहां पर 9 आ जाएगी, देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल फिर भी मुझे अच्छा लगा था, इसके अंदर देखते हैं किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये रिलेटिविस्टिक जो मोमेंटम होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है m इज इक्वल टू m0 1 - v²/c²। ठीक है, रिलेटिविस्टिक थ्योरी जो होती है हमारे सिलेबस में नहीं होती, पर ये बेसिक जो चीजें हैं हमें पता होना चाहिए। ये होता है रेस्ट मास, आप चेक भी कर सकते हैं, जब वेलोसिटी को 0 डालेंगे तो रेस्ट मास ही आपको ऑप्शन मिलेगा यहां पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूं यहां पे। m² इज इक्वल टू m0² 1 - v²/c²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों यहां पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है m² 1 - v²/c² इज इक्वल टू m0²। आगे देखते हैं, यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो m² c² - v² m0² c²। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द आंसर। देखते हैं, m² c² इज इक्वल टू m0² c² प्लस m² v²।
यहां तक हम पहुंच चुके हैं, पर देखिए फाइनल आंसर जो बनाना है हमें पता होना चाहिए, जो एनर्जी होता है ना ये E, इसको लिखा जाता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अगर हमें यहाँ mc स्क्वायर चाहिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर m स्क्वायर c स्क्वायर है, तो दोनों साइड c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं, m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए ये क्या बन गया, ये आप क्या बन गया, mc स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां पे देखिए ये जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि आंसर सेकंड करेक्ट है, तो उसी तरह का फॉर्म क्रिएट होता हुआ भी दिख रहा है हमें। यहाँ पे ये लिखा हुआ है m नॉट स्क्वायर c की पावर 4। अब देखो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, तो ये लिखा हुआ है p स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए आगे देखिएगा, mc स्क्वायर को आप e लिख सकते हैं, e स्क्वायर है तो रूट ले लेते हैं, तो हमें दिखाई दिया दैट e इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, बच्चे इस चीज को ध्यान रखते हैं तो आप भी ध्यान रखिएगा, m नॉट इंटू c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस pc का होल स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्टली याद करके रखते हैं कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है और एनर्जी जो है मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये जो है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, फोटोन्स वगैरह के लिए हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं। जनरल सिचुएशन में हम इस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनरल सिचुएशंस में वेवलेंथ जो होती है वो बहुत स्मॉल नहीं होती है, बट ये रिलेटिविस्टिक थ्योरी के हिसाब से जो है ये वैल्यू निकल के आती है। तो प्लीज ध्यान रखें, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको पूछा गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड सवाल कोनिकल पेंडुलम का बच्चों हमने क्लास में किया होता है। अगर टेंशन टी होती है तो इसे दो टुकड़ों में तोड़ते हैं बच्चों, एक ऊपर एक अंदर। अंदर की तरफ होती है टी साइन थीटा, ऊपर की तरफ होती है टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा हमेशा बैलेंस करती है वेट को mg को, और टी साइन थीटा बैलेंस करता है m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस को। ये जो रेडियस है ये दी जा सकती है L साइन थीटा के बराबर, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास वैल्यू आती है टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L। क्वेश्चन में टेंशन ही पूछी गई थी, बट ओमेगा देखिए, ओमेगा दे रखा है 3/π रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो बच्चों इसे कन्वर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना है हमें। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है, डिवाइड बाय पाई है, ये रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया है हमारा, तो हम कह सकते हैं दिस इज 6 रेडियंस पर सेकेंड। 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 36 आ जाएगा। सो माय फाइनल आंसर इज 36 ml। यही पूछा था हमसे दैट व्हाट इज दिस x ml आंसर था, x की वैल्यू 36 हो जाती है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन हियर। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस का कन्वर्जन कैसा है। अब बताओ यार, ये तो तुमने 9th क्लास से पढ़ रखा होता है दैट इस तरह का कन्वर्जन होता है C - 0 100 - 0 इज इक्वल टू F - 32 212 - 32। तो बहुत सारे बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली आपको ध्यान रखना चाहिए, बट कन्वर्ट कैसे करते हैं मैंने वो भी सिखा दिया है आपको यहाँ पे। C इज इक्वल टू F - 32 और यहाँ पर 100/180 को जब आप सॉल्व करते हैं तो वो 5/9 बन जाता है। तो C इज इक्वल टू 5F/9 माइनस 32 इंटू 5 करेंगे तो वो 160 हो जाएगा, 160/9। तो अगर हम देखते हैं तो y एक्सिस पे C ही है और x एक्सिस पे F ही है। स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, तो भाई ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। पॉजिटिव स्लोप यही है, और y इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव होना चाहिए, तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां तो y इंटरसेप्ट को ही 0 कर दिया, तो गलत। दैट इज वाई थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट 7th प्रॉब्लम देखते हैं। वर्क डन का एक थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टैंडर्ड बेसिक प्रॉब्लम पूछा गया। अब देखिए यहां पर जो है, जब हम घूम रहे हैं तो यहां पर पीवी डायग्राम है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो यहां पर वर्क डन बाय गैस जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, पर सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव हैं। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आइडियल गैस इज अंडरगोन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, द नेट हीट इजेक्टेड बाय द गैस। हीट इजेक्टेड पूछा है, तो आपको पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। डेल्टा यू तो 0 है बिकॉज एक साइक्लिक प्रोसेस, क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस है, वापस वहीं आ गए तो डेल्टा यू आपका 0 हो जाता है। वर्क डन नेगेटिव है तो हीट भी नेगेटिव होगी, तो हीट क्या होगी, इजेक्ट होगी, रिजेक्ट होगी, बाहर निकलेगी, है ना। तो इसका मतलब वर्क डन बाय गैस नेगेटिव ही है और हीट रिजेक्टेड पूछा है,
जो बाहर निकली है तो ठीक है, हम मैग्नीट्यूड दे देते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे देंगे? इसका एरिया, एरिया किसी भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, बट हाफ ऑफ द सर्कल है तो पाई इंटू फर्स्ट रेडियस इंटू द सेकंड रेडियस। अब देखिए पूरा गैप 200 का है तो रेडियस इसका आधा 100 होगी, बट सेंटीमीटर क्यूब है तो इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट देखिए यहां पे ये पूरा गैप जो है वापस 200 है, उसका हाफ 100, बट किलो पास्कल है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए 3 और -6 तो -3 बन जाता है, -3 तो और जीरोस कट कर देता हूं, एक जीरो रह गया, 10/2 क्या बन जाता है आपका? 5 पाई। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बेसिक सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जहां पर आपको पूछा है कि चार्जेस को ऐसे अरेंज कर दो स्क्वायर पे, उनके एजेस पे, या फिर उनके एज के सेंटर पे अरेंज कर दो। इसमें बोला गया है दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज K1 हियर एंड हियर पोटेंशियल एनर्जी इज K2, और आपको दोनों का डिफरेंस पूछा है। चलिए पहले K1 निकालते हैं। K1 कैसे लिखेंगे देखिएगा बच्चों। K1 में पहले की दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, तीसरे से चौथे की, चौथे की पहले से, ठीक है। ऑल्टरनेट पेयर्स 4C2 है ना, तो 4C2 टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दैट इज 6, बट ऑल्टरनेट के 4 और डायगोनली 2। तो पहले ऑल्टरनेट उठाता हूं, 4 टाइम्स ऑफ K Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। अब डायगोनल वाले उठाता हूं, वो दो पेयर्स हैं, K Q0 स्क्वायर डिवाइड बाय डायगोनल की लेंथ √2 है। अब हो चुका है उसका कंप्लीट। यहां पर भी इसी तरह से 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सबसे पहले आमने सामने वाले जो पेयर्स हैं उन्हें उठा के देखते हैं कि क्या आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये और ये, इन पेयर्स को डायरेक्टली उठाते हैं, फिर डायगोनल वाइज उठाएंगे। अब भाई अगर ये लेंथ देखता हूं तो ये a/2 है, ये भी लेंथ a/2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? √2 टाइम्स ऑफ a/2, दैट इज a/√2। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारा निकल के? a/√2। लिखते हैं यहां पे 4 टाइम्स ऑफ K Q1 Q2 डिवाइड बाय दी लेंथ ऑफ दी स्क्वायर का जो एज है उसकी a/√2, तो √2 पर चला गया, प्लस अब देखिए डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी? a के बराबर, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ K Q1 Q2 बाय a, K2 माइनस K1 करके देखते हैं। भाई 4√2 लिखा है और √2 लिखा है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3√2 बन जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया ना, √2 बन गया है। 3√2 K Q0 स्क्वायर बाय a, 2 लिखा है, 4 लिखा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बन जाएगा। कॉमन लूंगा तो 3√2 -2 बनता है, 3√2 -2, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस 8th प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा। 9th प्रॉब्लम, ये भी एक स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है V से V/2, तो पूछा है टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। क्यों? एडियाबैटिक की कंडीशन टीवी की पावर गामा-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा होता है बच्चों 1 + 2/f। जब सॉल्व करेंगे तो ये 2/f बन जाता है। ये वैल्यू क्या है आपकी? कांस्टेंट। अब देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, t की पावर 1 पॉजिटिव एंड v की पावर 2/f वो भी पॉजिटिव। दोनों चीजों की अगर पावर पॉजिटिव होती है और मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, तो अगर एक बढ़ता है तो दूसरे को घटना ही पड़ता है, तभी मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट बनता है, वरना नहीं बनेगा। वॉल्यूम अगर घटा है तो टेम्परेचर को बढ़ना ही पड़ेगा। अगर यहां नेगेटिव रिलेशन होता तो हम ये नहीं बोल रहे होते, पर ध्यान रखिएगा अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं powers, that is power is 1, power is 2/f and multiplication is constant, so if one is decreasing then it is obvious that the other one will increase, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ठीक है। उसने बोला ना डिक्रीज होगा, नहीं भाई वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज होगा। फ्री एक्सपेंशन इज इरिवर्सिबल एज वेल एज एडियाबैटिक, सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्री जो एक्सपेंशन होता है वो हमेशा इरिवर्सिबल होता है एंड एडियाबैटिक भी होता है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो आई कैन सी दैट 4th is the correct answer for this problem. Let's move to the 10th problem. Which of the following options is correct for increasing order of wavelength? भाई ये तो बच्चों ने अच्छे से याद किया होता है, GX UV IMR। ये ऑर्डर होता है वेवलेंथ का, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताना है अपने को, ठीक है। फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो देखते हैं सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी दिखाई दे रही है? इसकी। तो पहले आना चाहिए सेकंड, फिर होना चाहिए यूवी, तो सेकंड के बाद थर्ड,
इसके बाद माइक्रो से पहले इंफ्रारेड आ रहा है, तो फर्स्ट होना चाहिए और लास्ट में फोर्थ. 2314 is given in the third option. That is why this is the correct option for this problem. Let's see the 11th problem. फ्रिंज विड्थ आपको दे रखी है, सारा डेटा दे रखा है. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी. बट ये होता है नॉर्मल एयर के अंदर. अगर बीटा किसी मीडियम के अंदर पूछ लिया जाए, दैट इज बीटा ऑफ एयर, तो मैं चाहूं तो इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि सर जो एयर वाला बीटा है, बीटा इन एयर डिवाइड बाय म्यू, जो भी मीडियम में आपने रखा है यहां पर. तो बीटा एयर का कैसे दिया जाएगा? लैम्डा की वैल्यू बच्चों दे रखी है 690, कैपिटल डी की वैल्यू 72 इंटू 10 टू पावर -10, स्मॉल डी की वैल्यू जो है यहां पर 1.5 mm, तो 1.5 इंटू 10 टू पावर -3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, दैट इज 144 इंटू 10 टू पावर -2. ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, 2 इंटू 1.5 3 बन गया, 690 डिवाइड बाय 3 और ऊपर 10 टू पावर -6 बचा. 230 इंटू 10 टू पावर -6, दैट विल कम आउट एज 0.23 mm. लेट अस सी कोई ऐसा आंसर आपको यहां पर दे रखा है क्या? सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम बट 12th हियर. अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें. ठीक है, लॉजिक गेट्स में मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि आप इनपुट डाल के जो है आउटपुट चेक कर लिया करो. मैं सबसे पहले x और y पे जो है 0 0 भेजता हूं. 0 0 भेजने से मुझे यहां पर क्या मिलेगा? और गेट है तो 0 ही मिलेगा. 0 और 0 जाके ये कौन सा गेट है? अच्छा, वापस से और ही लगा रखा है क्या? जी हां, और ही लगा रखा है. तो 0 और 0 जो है मुझे यहां पर 0 देना चाहिए था, पर उसका उल्टा देगा 1. ठीक है, तो मेरा आंसर आया 1, पर ये चाहते हैं कि रिजल्ट आए 0, तो ये दिस इज रॉन्ग. 1 0 भेजते हैं, 1 0 भेजने पे मुझे यहां 1 मिलेगा. ठीक है, 1 और 1 बन के मेरे पास जो है यहां 1 बनना चाहिए था, पर उसका इन्वर्ट होके 0 बन जाएगा मेरा. तो 1 1 भेज के 1 मिला था, 1 1 से जो है 1 बना, पर उसका उल्टा 0 करेक्ट हो गया है. अगर 1 0 के साथ ये हुआ तो 0 1 के साथ भी यही होगा. ठीक है, लास्टली चेक कर लेते हैं 1 1. 1 1 से मेरा 1 बना, यहां पर 1 1 से वापस 1 बनेगा, पर उसका उल्टा 0 मिल जाएगा मुझे. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो इसका मतलब बी, सी और डी तीनों करेक्ट हैं. तो दैट इज वाई सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम. चलिए देखते हैं 13th प्रॉब्लम को. अब यहां क्या पूछा गया था आपसे? यहां पर जो है 2 सोर्सेस के आपको पार दे रखे थे. पार को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पार को इस तरह से लिखा जाता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. अब देखिए पार कितना दे रखा है इसने? पार का रेशियो दे रखा है 2:1. चलिए P1 बाय P2 इज इक्वल टू 2:1. अब P1 कैसे लिख सकते हैं? वहां के नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो पहले थे N1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय उनकी एनर्जी Hc बाय लैम्डा 1. दूसरे के लिए N2 इंटू Hc बाय लैम्डा 2. Hc कट गया यहां पे. आगे देखते हैं, ये हुआ आपका N1 बाय N2 लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1. इसका वैल्यू 2:1 दे रखा है बच्चों. N1 की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 टू पावर 15. N2 की वैल्यू हमें निकालनी है. व्हाट इज लैम्डा 2? बाद का लैम्डा 2 300 है, पहले का लैम्डा 1 600 है. तो यहां पर 300 नैनोमीटर डिवाइड बाय 600 नैनोमीटर. यूनिट्स कैंसिल आउट हो गई, ये 2 बन गया. ठीक है, अब मेरा आंसर आ रहा है यहां पे, अगर मैं चेक करूं तो N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर फोटॉन्स पर सेकेंड. क्या कोई ऐसा करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है यहां पे? 5 इंटू 10 टू पावर 14, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन 3. होपफुली समझ में आएगा कि करना क्या था इस प्रॉब्लम के अंदर. लेट्स सी द 13th. आफ्टर दैट 14th प्रॉब्लम इज देयर. इसमें कहा गया बच्चों यहां पर कि इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन मूव विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी वेक्टर. बिल्कुल सही बात है. क्लास के अंदर पहला केस ये पढ़ा होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और इलेक्ट्रॉन जो है या तो आगे जाए या पीछे जाए, तो जो फोर्स की वैल्यू होती है Q V क्रॉस B
इसमें या तो QVB साइन 0 डिग्री बन जाता है या साइन 180 बन जाता है, दोनों ही आंसर क्या निकल के आते हैं, 0 निकल के आते हैं। ठीक है, तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में हो और उसके वेलोसिटी वेक्टर जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द अबव केस द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। उसके डायरेक्शन में हो या उल्टे डायरेक्शन में हो, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हो जाती है। दैट इज वाई ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और सेकंड वाला पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 15th प्रॉब्लम, ड्रोन कैमरा सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 18 किलोमीटर। तो एक ड्रोन कैमरा है, ये हाइट जो है यहां से 18 किलोमीटर दे रखी है। कैप्चर एन इमेज ऑफ एरिया 400 किलोमीटर स्क्वायर। तो नीचे एक जो है ऐसे बहुत बड़ा सा एरिया जो है दैट इज 400 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे देखते हैं। ऑन ए कैमरा फिल्म ऑफ साइज 2x2 सेंटीमीटर। तो एक छोटी सी फिल्म है यहां पर बच्चों, तो उस फिल्म के ऊपर जो है यहां पर इसकी इमेज को हम कैप्चर कर रहे हैं एंड इसका जो डायमेंशन है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इन द कैमरा इन mm। फोकल लेंथ आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है, बट फोकल लेंथ कैलकुलेट करने से पहले जो है एक बार यहां पर हम देखते हैं। सर सबसे पहली बात, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है HI/HO। जरा चेक करते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज। ये इमेज दिखाई दे रही है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है आपका। इमेज अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका एक साइड 2 सेंटीमीटर का होगा, तो 2 × 10⁻²। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर का होगा, तभी तो 20 × 20 400 बन रहा होगा। तो 20 × 10⁻3। जब चेक करेंगे यहां पर बच्चों तो हमें समझ में आएगा कि 10⁻6 बन रहा है। बट ध्यान रखें कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो इन्वर्टेड बनेगी। भाई इन्वर्टेड बनेगी तो यहां नेगेटिव आना चाहिए था, ये आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। हमें मालूम है कि अब इसने पूछा गया है कि फोकल लेंथ कितनी हो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के अंदर V/U होता है, जिसे अगर आप कन्वर्ट करके याद कर रखा है तो बहुत ही सही बात है, F/F+U होता है ये। सर आपने ये क्यों नहीं किया, इससे आसान हो जाएगा ना, फोकल लेंथ पूछा है डायरेक्टली निकालते हैं। मैग्निफिकेशन 10⁻6 हो जाता है, F तो निकालना है, ये F भी निकालना है, और U की वैल्यू -18 किलोमीटर। तो वो माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया था, 2 बार माइनस लगाने का कोई सेंस है नहीं, तो दैट इज वाई यहां प्लस ही लगा देता हूं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। -10⁻6 F प्लस 18 × 10⁻3 और ये F इज इक्वल्स टू F। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो F की वैल्यू आ जाती है 18 × 10⁻3, दैट इज 18 mm। 18 mm भाई कहां ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। दैट इज हाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट 16th प्रॉब्लम। Spherical conductor carries a charge of this brought in contact with an uncharged spherical another conductor। दोनों कंडक्टर को जब टच करते हैं बच्चों तो चार्जेस इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो हर एक पे जो चार्ज है वो 2 × 10⁻8 कूलम्स हो जाता है। दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है यहां पर r है। ठीक है, फिर क्या पूछा गया, नाउ फोर्स बिटवीन देम इज दिस, डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो हमें दे रखा है फोर्स और हमें मालूम है वो होता है K/Q1/Q2 डिवाइड बाय r²। फोर्स की वैल्यू देखिए 9 × 10⁻3, दिस इज 9 × 10⁻9। Q1 Q2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वो 4 × 10⁻16 हो जाता है और ये r² हो जाता है। ये कैंसिल आउट होता है। आगे देखते हैं कि क्या आंसर बनता है। -3 के बाद ये -13 बनता है, -13 और 9 बन के जो है 4 × 10⁻4 हो जाता है। तो r की वैल्यू 2 × 10⁻2 मीटर्स निकल के आती है, दैट आई कैन से एज 2 सेंटीमीटर। तो गाइस करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4th ऑप्शन, दैट इज द वे वी नीड टू सॉल्व दिस। लेट्स सी द 17th प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पर जो है आपको वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम पूछी गई थी। इसमें क्या कहा गया था, इन द फॉलोइंग डायग्राम पोलराइजर P1 एंड P2 आर ऑर्थोगोनल।
भाई ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दे आर प्लेस्ड एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर। बट देखो सबसे पहला वाला जो पोलराइजर होता है उसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं लेनी होती है। अगर आप इंटेंसिटी आई नॉट भेजते हो तो यहां से भी आई नॉट बाई टू निकलेगी, यहां से भी आई नॉट बाय टू निकलेगी, ठीक है। एंड P3 इज अलाइंड एट 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू P1 एंड P2, इसका एंगल 45 डिग्री है। अगर इसके बाद अगर मैं इंटेंसिटी चेक करना चाहूंगा तो उसकी वैल्यू दी जाएगी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो वो बन जाएगा आपका आई नॉट बाई टू और ये 1/√2 का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू आई नॉट बाय 4। ये इंटेंसिटी जो है सेकंड पोलराइजर से पास होके निकल रही है यहां पर। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी आई नॉट बाय 4, वो यहां से भी निकलेगी, वो यहां से भी निकलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं P1 and P2 light after passing through P3 is used in YDSC at some point P where path difference is lambda by 3। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये पढ़ा होता है हमने क्लास में। 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा एक्स की वैल्यू बच्चों लैम्डा बाय 3 है, तो ये कैंसिल आउट होकर 2 पाई बाय 3 हो जाता है, दैट इज 120 डिग्री। अगर हमें यहां पर फेज डिफरेंस 120 पता चल गया है और दोनों साइड से इंटेंसिटी आई नॉट बाय 4 है, तो याद करिएगा एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 रूट I2 कॉस स्क्वायर फाई, जो भी एंगल है, ठीक है। देखते हैं, सॉरी कॉस स्क्वायर आई थिंक नहीं है, वो कॉस फाई है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं यहां से और ये स्क्वायर हटेगा सिर्फ, ठीक है, cos फाई बन जाता है आपका ये रिजल्टेंट। लेट अस सी द फाइनल आंसर। सर I1 I2 करूंगा तो दोनों आई नॉट बाय 4 ऐड हो रहे हैं यहां पे। सर रूट आई नॉट बाय 4 रूट आई नॉट बाय 4, तो वो तो आई नॉट बाय 4 बनता है, और ये cos 120। याद करिए सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो वो माइनस साइन 30 बन जाता है, माइनस साइन 30 की जगह माइनस हाफ रखना है। जैसे ही आप माइनस हाफ रखेंगे तो 2 और 2 कट गए, माइनस आई नॉट बाय 4 बन जाएगा, माइनस आई नॉट बाय 4 और आई नॉट बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड रिजल्टेंट वैल्यू इज आई नॉट बाय 4। आई होप पता चल गया होगा कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। छोटी छोटी बातें होती है वेव ऑप्टिक्स की जो हमें ध्यान रखनी होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेट्स मूव टू द 18th प्रॉब्लम। अब देखो ये जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल पूछा गया यहां पर, जहां पर आपको ध्यान रखना होता है दैट dt बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज सम कांस्टेंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। देखते हैं तो फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है कि भाई सराउंडिंग जो है 16 पे है और 4 मिनट में टेम्परेचर 40 से 24 हो जाता है। फिर बोला है कि अगले 4 मिनट में कितना हो जाएगा। बेसिक सवाल हो जाता है। अब टेम्परेचर चेंज हुआ 40 से 24, मतलब 16 का ड्रॉप हुआ कितने टाइम में, 4 मिनट में, इज इक्वल टू व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर, 40 प्लस 24 इज 64 डिवाइड बाय 2 इज 32। व्हाट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर 16। ये हुई इक्वेशन 1 बच्चों। बाद में मैंने बोला 24 से टेम्परेचर कुछ टी पे पहुंच जाता है, तो 24 माइनस टी कितने ड्यूरेशन में, अगेन 4 मिनट्स में, इज इक्वल टू के। व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर नाउ, तो 24 प्लस टी बाई 2, 24 प्लस टी बाई 2 करेंगे तो वो 12 प्लस टी बाई 2 हो जाता है माइनस 16। ये इक्वेशन सेकंड हो जाती है। दोनों इक्वेशन को जब मैं डिवाइड करता हूं यहां पे तो के कट जाता है, 4 कट जाता है। मेरा जो आंसर आ रहा है 16, 24 माइनस टी, 32 माइनस 16 भी 16 हो जाता है। ये लिखा हुआ है टी बाई 2 माइनस 4। चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर देखता हूं यहां पर, टी बाई 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 24 माइनस टी। ये इधर आएगा तो 3t बाई 2 इज इक्वल्स टू 28, t इज इक्वल्स टू 56 बाई 3, 56 बाई 3 करूंगा तो 18.67 डिग्री सेल्सियस, ये आपकी वैल्यू आती है। ऑब्वियसली आपको फोर्थ ऑप्शन को यहां पे टिक करना पड़ेगा एज पर दी कैलकुलेशंस। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर बच्चों ये सवाल था, होपफुली समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू द 19th प्रॉब्लम। भाई ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हो गया। बी इनसाइड कैसे दिया जाता है वायर के, म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। याद कर लेना किस तरह से प्रूफ किया होता है हमने, ये पढ़ा होता है भाई क्लास के अंदर। देन बी आउटसाइड कैसे दिया जाता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर।
ऊपर वाला बच्चों स्ट्रेट लाइन है, नीचे वाला जो है आपका हाइपरबोलिक इक्वेशन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसकी इक्वेशन जो है पहले ऐसा स्ट्रेट लाइन, फिर ये इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन बन जाती है। दैट इज व्हाई सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं 20th प्रॉब्लम यहां पे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल वेरीज लाइक दिस, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। तो भाई वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, 10t i कैब माइनस 5t j कैब। वेलोसिटी पूछी है t बराबर 2 सेकेंड्स पे, दैट इज 20 i कैब माइनस 5 j कैब। यहां एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसका डिफरेंशिएशन जो है 5t थोड़ी रहेगा यार, वो हो जाएगा 5 j कैब। ठीक है, हटा देते हैं यहां से। अब भाई इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी चेक कर लेते हैं भाई। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस 25, 425, दैट इज 5√17। 5√17 तो भाई मजा ही आ गया, 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इससे तो कुछ पता चला ही नहीं आपको। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे भाई, देखना इस वेलोसिटी को कैसे आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो। अगर इस वेलोसिटी को आप ड्रॉ करोगे यहां पे, तो ड्रॉ करते वक्त आपको दिखाई देगा कि सर कुछ ऐसी है। ठीक है, अगर मैं ये एंगल निकालूं अल्फा, तो tan अल्फा होगा द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब आई कैप वाला कंपोनेंट, वो कितना दिख रहा है 20, डिवाइड बाय जे कैप वाला कंपोनेंट, तो ये 20/5 दैट इज 4। तो अल्फा की वैल्यू जो है tan इनवर्स ऑफ 4 हो जाती है कहां से, माइनस वाई एक्सिस से। सो माइनस वाई एक्सिस से होती है, दैट इज वाई सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21st प्रॉब्लम देखते हैं, इसके अंदर क्या पूछा गया था। अब देखिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स सवाल था, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों को नहीं आया, कुछ कुछ बच्चों को समझ में। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द करंट IA माइनस IB इफ n चार्ज पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड देयर आर 2 एम्पीरियन लूप्स दैट आर गिवन टू यू। ठीक है भाई, इस एम्पीरियन लूप के अंदर, सेकंड वाले लूप के अंदर जितने चार्जेस यहां से एंटर करेंगे उतने ही चार्ज यहां से निकल जाएंगे। तो भाई IB की तो वैल्यू ही 0 हो गई। समझ में आई बात किस तरह से किया मैंने। ठीक है, IA के लिए कैसे लिखा जाएगा, करंट इन IA दिस एम्पीरियन लूप इज हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस इज गोइंग थ्रू दैट। इसने बोला कि n चार्ज पार्टिकल्स, तो n क्यों जा रहे हैं, कितने टाइम में जा रहे हैं, टाइम t में जा रहे हैं। अब टाइम t को कैसे दे सकते हैं अपन, 2π/ω। इस वैल्यू में से 0 को माइनस करोगे तो वही आंसर आएगा आपका। तो आपने बोला दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन 1 nq डिवाइड बाय 2π। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 22nd। ये देखिएगा, आपको पोजीशन वर्सेस टाइम का एक रिलेशन दे रखा है पार्टिकल का, और आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ पूछा है। ठीक है, तो देखिए पोजीशन में x0 की वैल्यू तो इसने बोला है 1 ले लो, तो ये हुआ sin स्क्वायर t/2। अब अगर मैं चाहता हूं वेलोसिटी निकाल, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ mv², तो v² डालते हैं आंसर बन जाना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं यहां पर कि सर इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी बनेगा dx/dt पे। सर इसका जो डिफरेंशिएशन है 2 sin t/2 cos t/2, साथ में एक और हाफ आ जाएगा। ठीक है, चेन रूल लगा के लिख दिया मैंने यहां पे। तो सर वेलोसिटी की वैल्यू बन गई यहां पर sin t, और ये पूरा हाफ बाहर है यहां पे। ठीक है, ये वेलोसिटी बन गई है आपकी। अब देखिए यहां पर इसे किस तरह से x के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसे उठा के सबसे पहले यहां रखता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी इज स्क्वायर करके यहां डालूंगा, तो 1/8 टाइम्स ऑफ m sin स्क्वायर t। इसे लिखा जा सकता है m/8 1 माइनस कॉस स्क्वायर t। अब ध्यान से एक चीज देखना, आपने क्लास में पढ़ा हुआ होता है दैट 1 माइनस कॉस 2θ/2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो भाई इस हिसाब से देखूं अगर मैं, तो मुझे दिख रहा है यहां पर कि मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, कुछ गलत लिख रहा हूं मैं यहां पे, लग तो नहीं रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर t बन गया, तो सही लग रहा है। अभी तो आगे करते हैं, ट्राई करते हैं। तो सर ये लिखा हुआ है m/8 1 माइनस, अब ये cos 2θ है, तो इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई,
ये पहली बात तो मैंने यहाँ पर भी जो है ये चीज जो है गलती से गलत डाल रखी है, तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद जो है यहाँ पर जो है साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल सही लिखा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल सही चीज चल रही है वहां पे। तो इसको ठीक करते हैं यहाँ पर भाई, ये जो है मुझे कॉस ट्वाइस लिखा हुआ है, मुझे इस टर्म्स में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि सर कॉस 2 थीटा की जगह आप ऐसे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख के देखता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 का पूरे का स्क्वायर यहां पे, ठीक है। तो मेरा बना k इज इक्वल टू m बाई 8 1 माइनस ये 1 माइनस, अच्छा देखो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर t बाई 2 इज x, सो ये 2x का इस होल स्क्वायर बन गया। आगे देखा काइनेटिक एनर्जी इज m बाई 8 1 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 1 कट गए सारे। आपका जो रिजल्ट है आ गया है आंसर भाई m बाई 8, यहां पर बच रहा है अंदर 4x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। 4 भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो m x 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो भैया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, पैराबोलिक कर्व, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, 2 सॉल्यूशंस x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। देखो भाई आ गया आंसर, थर्ड ऑप्शन, दैट इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए 23rd प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। सिंपल बात पूछी गई थी, अच्छा इसमें थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, स्लोप इज 5 बाई h, d नहीं है यहाँ पे, ये भी फाइ है आपका। फाइ क्या होता है, वर्क फंक्शन। तो आपको पता होता है कि सर HF इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन दैट गोज टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट इज E इंटू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ग्राफ बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो ई वी नॉट इज इक्वल्स टू HF माइनस वर्क फंक्शन, वी नॉट इज इक्वल्स टू H बाई E इंटू एफ माइनस 5 बाई E। भाई लोगों ये ग्राफ होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब ये जो ग्राफ होता है, एक साइड स्टॉपिंग पोटेंशियल रखते हैं, एक साइड फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं, और जो हमारा कर्व बन के आता है वो इस तरह से, मतलब कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन जो बन के आती है वो ऐसी, दिस इज द एंगल थीटा, और ये h बाई ई ये इसका स्लोप होता है, ये हो गया आपका tan थीटा, ठीक है। जरा देखते हैं ऑप्शंस पढ़ते हैं, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ग्राफ इज लीनियर, पहले ही आंसर करेक्ट है भाई। नेक्स्ट, स्लोप इज 5 बाई h, गलत, स्लोप इज h बाई e, h is related to slope, h by e is related to slope, to find phi we don't require h, गलत बात है। आपको यहां डेटा पता होता है कि भैया इस सिचुएशन में जो है v नॉट को 0 डालोगे तो आंसर आएगा आपका, v नॉट को 0 डालोगे तो देखो क्या आएगा आपका, h e और f इज इक्वल टू 5 बाई e, ठीक है। तो उन्होंने बोला टू फाइंड phi we don't require h, चाहिए यार, फाइ इज इक्वल टू एच एफ, और ये एफ कौन सा वाला, ये वाला, और इस एफ को क्या बोलते हैं यहां पर, एफ थ्रेशोल्ड। एच भी चाहिए और एफ थ्रेशोल्ड भी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाता है। दैट इज वाई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 24th प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा यहां करेक्शन है बच्चों, इसके अंदर ये जो आंसर आता है यहां पे, दैट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर 2। देखिए कैसे, गैस पेपर है तो हो सकता है कि डेटा करेक्ट नहीं बना हुआ हो। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ इनसाइड ए सोलेनोइड, टाइम पीरियड ऐसा दे रखा है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई m बाई क्यू बी, ठीक है। हमें चाहिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई m डिवाइड बाय q इंटू टी, ठीक है। अब पूछा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड के अंदर होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, करंट बच्चों इन्होंने 1 एम्पियर किया था तो ये तो 1 हो जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं b बाय म्यू नॉट, b की वैल्यू कितनी दे रखी है देखिएगा, वो ये रही 2 पाई m डिवाइड बाय q इंटू टी, और ये हो गया आपका डिवाइड बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। सारा डेटा डाल देते हैं, ये 2 पाई से कैंसिल आउट होकर बच्चों 2 बन गया यहाँ पर। मास इज 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 सिंस इट इज गिवन दैट दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, time period is 75 nanoseconds and then 2 into 10 to power minus 7। देखिए 19 और 9 हो गए आपके 28 फिर कैंसिल आउट हो गए 10 टू पावर माइनस 3 हो जाता है।
-7 और -3 कैंसिल आउट होकर 10⁴ हो जाता है। 9.1 इंटू 10⁴, नीचे लिखा हुआ है 1.6 इंटू 150, 75 इंटू 2 कर दिया। एक पावर कैंसिल आउट होकर 10⁻³ बन जाती है। ठीक है, 16 इंटू 15 अगर मैं करता तो 240 बनता, पर ये 24 लिखा जाएगा। सो 9.1 डिवाइड बाई 24 इंटू 10⁻³, जिसे मैं लिख सकता हूं 91/24 इंटू 10⁻²। अगर 96 होता तो 4 आता, 4 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। So that is why 3.8 into 10⁻² is the correct answer of this problem। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया। सिर्फ डेटा को यूज करने वाला प्रॉब्लम यहां पर था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, यहां कहा गया मटेरियल हैज अ बल्क मॉडुलस दिस। बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है -v dp/dv होता है। इन्होंने बल्क स्ट्रेन dv/v इंटू 100%, इसका वैल्यू 0.2 दे रखा है। तो dv/v की वैल्यू जो है बच्चों 0.2/100 यहां डालनी है। बस डेटा डालते हैं, आंसर आ जाएगा 25 इंटू 10⁻11 और नेगेटिव साइन। खैर यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है ये दे रखा है ऑलरेडी आपको, तो आप कह सकते हैं यहां पर कि सर डीपी निकालना है सिर्फ, और dv/v 0.2 और ये 100 यहां आ गया, कैंसिल आउट होकर 10⁻9 बनता है। 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है 5 इंटू 10⁻9। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दिस, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड। तो ये एक्सेस प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसकी वैल्यू निकल के इस तरह से आती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इसी तरह से 28 एंड 29 जनवरी के शिफ्ट के पेपर भी सॉल्यूशंस हम आप लोग के लिए लेके जरूर आएंगे बच्चों। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंटेंट में, तो आप हमें जो है जरूर कमेंट कर सकते हैं एंड बता सकते हैं कि क्या आपको कंसर्न्स है यहाँ पर। थैंक यू बच्चों।